क्या होता है, जो सिविल तो पता है आप सबको, सिविल पता है, क्रिमिनल पता है, ठीक है। अब ये क्या है बेटी, जैसे हमने बीएनएसएस पढ़ा था ना उधर, वो क्या बताता था, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, ये क्या बता रहा था, सीआरपीसी था जो, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्राइम कर दिया अगर, तो आप कहाँ पे जाके रेमेडी लोगे, तो प्रोसीजर था। ऐसे ही ये सिविल का प्रोसीजर दिया हुआ है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा, या सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा का नाम भी सुना है ना, ठीक है। अगर ये ब्रीच होगा तो इसका प्रोसीजर कहाँ है, इसका प्रोसीजर दिया हुआ है इसमें, ठीक है। पहली चीज मैंने ये बताई थी, ठीक है, क्लियर। इसके बाद ये प्रोसीजरल है, ये याद रखना। इसमें मैंने सबसे पहले बात बताई थी कि भाई एक सिंपल सी बात है, कोई भी चीज आप कोर्ट में, चाहे क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल केस हो, सबसे पहले क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं सीओए, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या हो गया, एक बात बताओ, इधर सुन लो, पहले 2 मिनट दूंगी लिखने के लिए। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन का मतलब हो गया कि भाई तुम कोर्ट में क्यों जाओगे, एक सिंपल सी बात है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तो आपका कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है, समझ में आई, आपका कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है। कौन सा राइट, आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, लीगल राइट वॉयलेट हुआ है, इसकी वजह से आप कोर्ट में जा रहे हो, यही बताया था, ठीक है। जिसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, लेट से मेरा, तो मैं कोर्ट में जाऊंगी और क्या करूंगी, कोर्ट में जाके बोलूंगी, है ना। तो याद रखना, जो कोर्ट में पहले जाता है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, क्या बोलते हैं, समझ में। और ये जो भी कोर्ट में रिटन भाषा में बोलेगा उसको बोलते हैं क्या, प्लेंट, ठीक है। पर्सन को बोलेंगे प्लेंटिफ, ठीक है। अब कोर्ट क्या करेगी, इसकी बात सुनेगी, क्या करेगी फिर, सामने वाले बंदे को बोलेगी आओ अपना पॉइंट रखो, ठीक है, वो देगी समन, ठीक है, क्लियर। समन किसको जाता है हमेशा, ऑपोजिट पार्टी को, ठीक है। उस बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट। अच्छा, डिफेंडेंट को कोर्ट बोलती है कि भाई तू भी तो अपनी बात रख, वो जो अपनी बात रखेगा वो भी ऑन पेपर्स रखेगा, उस पेपर्स को हम लोग कहते हैं WS, जिसको हम कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, क्लियर, ठीक है। अब कोर्ट जो है दोनों की बातें सुनेगा, दोनों की पेपर्स देखे, दोनों पेपर्स देखकर कहता है कोर्ट के इसके ऊपर मुझे क्या सेक्शंस लगाने हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं इशू फ्रेम करेगा, कोर्ट क्या करेगा, इशू फ्रेम। उसके बाद क्या होगी, हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, दोनों की बातें सुनी जाएंगी, मतलब हियरिंग। हियरिंग में क्या क्या होगा मैम, मैंने आपको बताया था, एग्जामिनेशन होगा, मतलब हो सकता है आपको विटनेस को बुलाया जाए, री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, सब होगा, केशव समझ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कोर्ट ने सारी बातें सुन ली और फिर क्या देगा अपना कोर्ट, जजमेंट देगा। जजमेंट के बाद आती है डिक्री। जजमेंट क्या है, कोर्ट पूरा डिसीजन जो देगा उसका रीजन लिखेगा कि मैं इस वर्डिक्ट पे क्यों आया हूं, समझ में आई। और डिक्री क्या होती है, डिक्री इज द क्रक्स ऑफ जजमेंट। डिक्री एक पीस ऑफ पेपर है, एक पेज में, और जजमेंट पूरा लिखा होगा, रीजन फॉर द डिसीजन व्हाई कोर्ट हैज एक्चुअली और द जज हैज एक्चुअली रीच टू दैट पर्टिकुलर डिसीजन। इसका पूरा डिसीजन कहाँ होगा, इस जजमेंट में होगा। आया समझ, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब डिक्री, सपोज लेट से डिक्री किसी के भी फेवर में आ सकती है ना, क्लियर। अब डिक्री जिसके फेवर में आएगी, जिस पार्टी के फेवर में आएगी, वो उस पार्टी, उस डिक्री को क्या करवाएगा, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है मैम, इम्प्लीमेंट, है ना। और जिसके अगेंस्ट आएगी तो वो चाहे तो अपील में जा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं जाएगा, तो वो किस में जाएगा, अपील में। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल ऑब्वियसली यू विल मूव टू द हायर कोर्ट, समझ में। तो ये था इसका क्रक्स, ये बताया था मैंने आपको, हाँ ये बताया था, जल्दी थोड़ा सा आराम आराम से बताया था, तब जल्दी से लिख लो, 1 मिनट का टाइम देख लो, आप लोग रिवाइज कर लो। डिग्री की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, वेरी गुड। अच्छा, सेक्शंस को याद करना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि एग्जी अगर पास आउट करना है तो सेक्शंस लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत है सबके पास, जून वालों के पास पूरा टाइम है, तो तुम्हारे पास सेक्शन याद करने का पूरा टाइम है। हाँ, यही तुम लोग ज्वाइन अगर लेट करते तो मैं कहती सेक्शन याद करने का टाइम नहीं, थ्योरी याद करो, पर अभी टाइम है। पेपर के फर्स्ट पेज लो, उस पे बस सीपीसी इतना ब्लॉक लेना, सीपीसी लिखो, उसके ऊपर लिखो सेक्शन,
और वो डेली याद करें। डेली मतलब चाहे ऑल्टरनेट डेज में याद कर लो। याद करने का मतलब क्या होता है, एक बार रट्टा मार लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको रिकॉल करना है ब्रेन में। अब आप चलते हो ब्रेन में रिकॉल कर लो, तुम चाह रहे हो जैसे फ्रेंड्स हो डिस्कस कर लो कि तू बता कि भाई डिग्री किस सेक्शन में है, ऐसे सच में बहुत बहुत हो जाता है। आप ये वाली प्रैक्टिस अपनी फ्रेंडशिप में भी डालो, इसको ग्रुप स्टडी बोलते हैं। काम किया ना, और ये काम करते हैं। हाँ, अभी तक याद, अच्छी बात है। कॉन्ट्रैक्ट फिर पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन फिर पढ़ेंगे, टॉट फिर पढ़ेंगे। 15 में से 3 चैप्टर तो यही हो गए, करने कितने हैं, 12 चैप्टर। सोचो, बहुत बेनिफिट हो जाता है उस चीज का। ईटी में अधिकतर बच्चे पढ़ते नहीं है अच्छे से, लेकिन अब पढ़ने पड़ेंगे ईटी वाले बच्चों को अच्छे से, क्योंकि अब तो पता है ना पेपर सब्जेक्टिव हो गया। लगता है ना किस्मत अच्छी थी हमारी। हम बोलना, हम आखिरी बैच थे जब हमने ऑनलाइन पेपर दिया था। हाँ, जैन वाला भी। नहीं आया, नहीं है अभी, अकाउंट्स वगैरह आ गई है अब। थोड़ा बहुत हुआ होगा, ज्यादा जितना मेजर चेंज नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट्स और डाल दिए। लेकिन अब पेपर जब जाके देना पड़ेगा ना, अभी यहाँ तो टेंशन फ्री होता था बच्चा, मैम उससे भी फायदा क्या, रिपीट थोड़ी होगा। प्रैक्टिस तो वैसे आपको कितने क्वेश्चंस मिल जाते थे। इतना टफ नहीं है लॉ को ना, बहुत टफ बना दिया है बच्चों ने, मतलब कुछ टीचर्स ने कुछ बच्चों ने। मुझे लगता है लॉ इतनी टफ नहीं है अगर ढंग से पढ़ी जाए तो। हम्म, याद नहीं है। कंटारा मूवी देखी तुम लोगों ने? देखी है? नहीं देखी। कौन सा पार्ट अच्छा लगा? हाँ, सेकंड का तो मैंने जब स्टार्टिंग ही देखी, कल ही रात को देखी थी। देखना कंटारा मूवी, चैप्टर 1। हाँ, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। नहीं हटना, मूवी नहीं देखते क्यों? नहीं देखती। देख, चैप्टर मतलब पार्ट 1 देखना है इसका, वाकई में अच्छा है। और उसमें देखा कंट्रोवर्सी हो गई है रणवीर सिंह को लेकर। उसमें कुछ बोले कि चुड़ैल आ गई, एक तो चुड़ैल बोला, और वो एक्ट कर रहा था, दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि वो जो ट्राइब है ना उसके वो देव है। पिग के फॉर्म में, पिग किसकी फॉर्म में आया, विष्णु जी की फॉर्म में आया है, इसलिए काफी ज्यादा मान्यता है। बहुत ज्यादा है यार। हाँ, पोला खेलना। हाँ, मेरे को खुद समझ नहीं आई, कल मेरी सिस्टर ने लगे 10 मिनट, मैंने कहा बंद कर दे, इससे बढ़िया मैं सो जाऊंगी। चलो समझ आया, पक्का यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, 2 सेक्शंस पढ़ते हैं पहले, सिंपल, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज और याद रखना, मैंने आपको डिग्री बताई थी, सुनो। एक इसको रट्टा मत मारो, इसको समझो बस, सुनो। एक सिंपल सी बात है, लेट से तुम्हारे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर दिया, प्लीज सुनना सारे, सुनना, ये केस स्टडी आ गया। मेरे और केशव के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। अब बस, अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ के आए हो, क्या होगा, डैमेजेस मांगोगे। भाई डैमेजेस कहाँ जाके मांगोगे, किससे मांगोगे, कैसे मांगोगे, अब बताओ। अब मैंने जब ब्रीच किया तो यहाँ पर मेरे ब्रीच करते कॉज ऑफ एक्शन जनरेट हो गया, ज्यादा लंबा है ना। केशव तुम उधर बैठो कॉर्नर में। हाँ हाँ, बेचारी ऐसे करके खुद लंबी है, लेकिन वो ऐसे ऐसे करके देख रही है। हाँ सुनो, अब सुनो, कॉन्ट्रैक्ट मैंने वायलेट किया, राइट, कॉन्ट्रैक्ट मैंने वायलेट किया, राइट इसका जनरेट हो गया। अब तुम क्या करोगे, राइट जनरेट, ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, तुम कोर्ट में जाओगे,
फाइल करूंगा। हाँ बस समझ आ गई। मैम जो पहले जा रहा है वो प्लेंटिव है। हाँ इवन जैसे आप अगर मैं चली गई वहाँ पे प्लेंटिव। मैं प्लेंटिव हूँ, ओके ठीक है, तो जो मैं गया प्लेंटिव तो फिर कोर्ट आपको समन भेजेगा मेरे को संबंध भेजेगी क्योंकि आप अपोजिट और पार्टी। मेरे को टाइम देगी 30 दिन का कि आओ अपनी बात रखो, क्योंकि अपनी बात क्यों रखो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना, क्योंकि दोनों को सुना जाएगा फिर वर्डिक्ट दिया जाएगा। स्टेटमेंट कोई- की डिफेंडेंट की हाँ फिर भी सुन जाएगा हाँ hearing होगी। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मैंने लास्ट क्लास में एक डिक्री और बताया था, डिक्री का मतलब याद रखना है, एक तो 2 क्लॉज 2 में दिया हुआ है ये, ठीक है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2। अच्छा एक चीज और याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैक्सिमम डेफिनेशंस कौन से सेक्शन में होती हैं, सेक्शन 2 में मिलेंगी आपको हर एक्ट में डेफिनेशंस, क्लियर, ठीक है। डिक्री का मतलब क्या होता है, डिक्री का मतलब एक सिंपल सी बात याद रखना, जो कोर्ट ने फाइनली बोला है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन कर रही है। अब मैंने वॉयलेट किया तो कोर्ट क्या फाइनली डिटरमाइन करेगी कि इसके राइट्स क्या होंगे, यस और नो, ठीक है। अब जब हमारा केस खत्म हो गया तब कोर्ट ने बोला कि इसके राइट्स ये हैं, तो उसको बोलेंगे फाइनल डिक्री। और कोर्ट ने, जैसे हमारे बीच में केस चल रहा है लेकिन इसने जाके कोर्ट को बोला सर एक काम करो मुझे थोड़ा अमाउंट दिला दो, मेरे को बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो कोर्ट ने बोला कि आप, जैसे इसको 1 करोड़ का लॉस हुआ था, कोर्ट ने मेरे को बोला कि आप एक काम करो एज अ कंपनसेशन, अभी इसको फिलहाल अभी अभी केस और चलेगा, लेकिन कोर्ट ने बोला इसको आप 1 लाख रुपए दे दो, समझ में आई। तो मैंने जब इसको 1 लाख रुपए बीच में दे दिया तो उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री। डिक्री 2 तरीके की होती है, एक फाइनल जब केस डिसाइड हो गया, समझ में आई, और एक जब केस डिसाइड नहीं हुआ है अभी केस और चलेगा, तो उसको कहते हैं क्या, प्रिलिमिनरी डिक्री, समझ में आई। तो जैसे आपने इन्हें दिए पैसे लेकिन ये मान जाएगी चलो मुझे और नहीं चाहिए, हाँ तो वो सेटलमेंट है, नहीं होगा, वो सेटलमेंट है। बहुत बार आपने देखा है कोर्ट लोग क्या करते हैं, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, तो उसमें तो केस ही नहीं होता। मैम डिग्री में अल्टरेशन भी हो सकती है। नहीं, डिक्री में ऑल्टरेशन नहीं होती कभी भी, डिक्री की हमेशा अपील लगाई जाएगी या रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, मतलब जो वो अलग चीज है, वो भी कौन करेगा, कोर्ट ही करेगा, वो बताती हूँ अभी बताऊंगी उसको। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन बहुत सारा ओवर बर्डन नहीं करना चाहती थी इधर ही, रेफरेंस रिव्यू पढ़ा था। हाँ रेफरेंस रिव्यू रिवीजन 3 चीजें होती हैं जो हम पढ़ेंगे अभी। अच्छा और कुछ, तो अपील हाई कोर्ट में ही होगी ना? अपील हमेशा हायर कोर्ट में होती है, चेंजेस भी होंगे वहीं होंगे। चेंजेस मतलब अपील होगी, चेंजेस नहीं अपील कहते हैं मतलब उसको। नहीं जैसे उसने अपील करी जिस प्लेंटिफ में वो मतलब सेटिस्फैक्टरी नहीं था, प्लेंटिफ क्यों सेटिस्फाइड नहीं होगा, अगर अगर डिफेंडेंट ऑपोजिट पार्टी ना, ऑपोजिट पार्टी पार्टी को और हाउस ने अपील करनी है तो फिर जो डिग्री में चेंजेस होंगे फिर वो हाई कोर्ट में होंगे। हायर कोर्ट में, हाँ हाई कोर्ट और हायर कोर्ट में डिफरेंस है। हायर मतलब, अब एक बात बताओ, मैंने हायरार्की ऑफ कोर्ट में बताया था, एक चीज और याद रखना, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और लोअर कोर्ट्स है ना। लोअर कोर्ट में चाहे मैं ट्राइब्यूनल ले लूं, है ना, होती है ना ट्राइब्यूनल्स वगैरह, सुना होगा, लेकिन याद रखना बहुत टीचर्स आपको बोलेंगे लेकिन ये वर्ड गलत होता है, सिविल कोर्ट में हाईएस्ट कोर्ट इज हाई कोर्ट, याद रखना ये चीज, सिविल केसेस में हाईएस्ट कोर्ट इज हाई कोर्ट, बस कुछ मैटर होते हैं जो आप सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाते हो, अदरवाइज सुप्रीम, क्योंकि ये सीपीसी में खुद में लिखा हुआ है कि भाई मेरी जुरिस्डिक्शन के लिए हाईएस्ट कौन कौन सा है, हाई कोर्ट है, समझ आई, क्लियर। तभी आप मॉड्यूल में भी देखोगे ना, उसने सिर्फ क्या लिखा है, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। अच्छा एक चीज और, आप लोगों को लगता है ना कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये कोर्ट बहुत बड़ा कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसमें क्रिमिनल केसेस भी होते हैं और इसमें सिविल केसेस भी होते हैं। ये कोर्ट सिस्टम ये नहीं है आप अंदर घुसोगे तो एक ही कोर्ट है, इसमें मल्टीपल कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, कुछ कुछ याद होगा, है ना, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, अभी तुम लोगों को ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें कोर्ट्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने तक की सजा उसके बिहाफ पे मजिस्ट्रेट को हमने डिवाइड किया होता। जैसे एक नया जज, आज बंदे ने एक पेपर दिया, जज बना, तो वो कौन से जज देखेगा, क्या जज बनते ही, हाई लेवल केसेस तो नहीं। जैसे लेट से एक सिंपल सी बात है, मैंने एलएलबी की हुई है, एलएलबी के बाद जुडिशरी का पेपर देना होता है सिंपल, अगर आपको जज बनना है तो, हाँ बस ठीक है। तो मैंने पेपर दिया, मैं क्वालिफाई कर गई, मैं जज बन गई, तो ऑब्वियसली क्या मेरे को पहला केस मर्डर कर देंगे, तो आंसर इज नो। मेरे को शुरू में सिर्फ वो पिटी ऑफेंसेस के केस दिए जाएंगे जिनकी सजा सिर्फ फाइन है,
छोटे बिल्कुल छोटे मोटे केसेस। फिर क्या होगा, जैसे हायरार्की गवर्नमेंट जॉब में चलती है ना, वही हायरार्की चलती रहेगी। हो सकता है एक दिन मैं सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई भी बन जाऊं। कुछ समझ आया? हाँ समझ, मुझे बताया था वो फुल बेंच वाला। हाँ उसमें मतलब फुल बेंच में 7 जजेस होते हैं ना, हाँ, फुल बेंच में 5 से ज्यादा फुल बेंच होती है। तो मतलब 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 5 से ज्यादा बैठते हैं, उससे ज्यादा नहीं बैठते। 5 से ज्यादा 7 होते हैं, बैठ जाते बस। 7 से ज्यादा नहीं होते हैं। वो फिर बड़े केस में होता बहुत बड़े केसेस में, सीरियस मैटर में। वो भी जो बहुत फंस जाएगा ना क्रिमिनल केसेस, तब फुल बेंच कब देखते हो? निर्भया वगैरह का केस, रेप से ज्यादा और क्या ही बड़ा क्राइम होगा? यस और नो? मर्डर से ज्यादा क्या ही बड़ा होगा? मर्डर के केस में भी सिंगल जज डिसीजन दे देता है, डेथ इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, मैक्सिमम सजा क्या होगी एक बंदे को मारने की? तो होगी जिसको डेथ डेथ सेंटेंस बोलते हैं। यस और नो? डेथ सेंटेंस से ज्यादा क्या होगी? वो भी सिंगल जज दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज दे सकता है, हाई कोर्ट का जज ये सजा दे सकता है। समझ में आई? हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, डिग्री समझ आई? 2 तरीके की डिग्री है। कौन कौन सी डिग्री है? प्रिलिमिनरी और फाइनल। अच्छा, इनमें से ना एक के नोट्स ले लेना, फोटो खींच लेना, सब अच्छे से मिल जाएगा, मैंने लिखवा दिए थे ये। अच्छा, इसके बाद आता है एक चीज और, ऑर्डर क्या होता है। और पेपर में बहुत बार ऑर्डर और डिक्री में डिफरेंस आया हुआ है कि ऑर्डर और डिक्री में डिफरेंस क्या होता है। बाद में केशव अभी जल्दी से मैं खींच देख लेते रहा हैं। हूँ। 2-3 पेज होंगे, ज्यादा नहीं। ऑर्डर क्या होता है? आपने सुना होगा सनी देओल का डायलॉग, तारीख पे तारीख, है ना? क्यों तारीख पे तारीख बोली? जब भी एक तारीख लगती है ना कोर्ट की, तो उसमें हर एक तारीख में एक ऑर्डर दिया जाता है। कुछ समझ आई? हर एक तारीख पे एक ऑर्डर होता है, हर एक तारीख पे एक डिक्री नहीं होती। डिक्री हमेशा कब होती है? फाइनल होती है। समझ में आई? तो हर तारीख पे ऑर्डर होता है। समझ में आई? अच्छा, तो मैम ऑर्डर है क्या? ऑर्डर बस वो है कि एक आज जो के कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई, जैसे ये प्लेंटिफ है, वो डिफेंडेंट है, लेट्स से मैं जज हूँ, ठीक है? अब मैंने बोला था केशव को कि केशव ये एविडेंस लेकर आना, और केशव आया ही नहीं, एविडेंस लेके भी नहीं आया। तो मैं ऑर्डर में, यहाँ पे जज होता है, उसके 2 स्टेनोग्राफर्स बैठे होते हैं, टाइप राइटिस्ट, मैं उसको टाइप करके बताती हूँ कि भाई प्लेंटिफ आज आया ही नहीं है। अब ये 4 दिन नहीं आता प्लेंटिफ, तो कोर्ट क्या करेगा? इसके फेवर में डिसीजन दे देगा। 4 दिन मतलब 4-5 डेट लग गई, ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो क्या प्राइमा फेसाई माना जाएगा? जज के पास इतना टाइम नहीं है, ही इज ऑलरेडी ओवरबर्डन, राइट? तो उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो उसके फेवर में डिसीजन दे देगा। समझ आई? तो ऑर्डर में लिखेगा कि भाई मैंने इसको कहा था, फिर भी ये एब्सेंट था, तो आज की प्रोसीडिंग्स क्या हुई वो लिखी जाती है ऑर्डर में। समझ में आई? तो ऑर्डर क्या होता है? हर एक डेट का ऑर्डर होता है। नंबर 1 में डिफरेंस लिखवाऊंगी, पहले समझ लो। अच्छा, ऑर्डर याद रखना, जनरली ऑर्डर जो है अपीलेबल नहीं होते, नॉट अपीलेबल। ऑर्डर की अपील क्यों होगी? होगी? रोज क्या हो रहा है यही तो लिखा है ना, जनरली ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल बट एक्सेप्शंस आर देयर। ठीक है, ऑर्डर फाइनली होता है, ऑर्डर कोई प्रिलिमिनरी और फाइनल नहीं होता। प्रिलिमिनरी और फाइनल, डिक्री क्या थी? प्रिलिमिनरी और फाइनल थी ना। ऑर्डर डिक्री, ऑर्डर प्रिलिमिनरी और फाइनल नहीं होता। ऑर्डर की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 में। कुछ समझ आया? 4 डिफरेंस तो यही आ गए। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार, पहले आज से 5 साल की बात करें ना, हर पेपर में 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये दे देते थे, ऑर्डर और डिक्री में डिफरेंस बताओ। बस डिफरेंस सोचो, ये जब से ट्रेंड चला है ना केस स्टडी का, तब से ये हट गया है। तो लेकिन आ सकता है कभी भी, ठीक है? तो क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता, बच्चों को लगता है भाई ऑर्डर भी तो कोर्ट ही देता है और डिग्री भी कोर्ट देती है। मेन डिफरेंस क्या है? पहली चीज तो, सबसे पहला डिफरेंस आप क्या लिखोगे कि दोनों के सेक्शंस में डिफरेंस है। फिर क्या लिखते हो? दोनों की डेफिनेशन अलग है। तीसरा क्या लिखोगे? कि ये अपीलेबल है। चौथा क्या लिखोगे? कि भाई ये फाइनल और प्रिलिमिनरी हो सकती है, क्या? डिग्री, ऑर्डर नहीं हो सकता। हर एक, हर क्या बताया था, हर एक डेट पे एक ऑर्डर आता है, हर एक प्रोसीडिंग पे एक ऑर्डर आता है, पर हर एक प्रोसीडिंग पे एक डिग्री नहीं आएगी। क्लियर? लिख लो, लिखवा देती हूँ, टेबुलर फॉर्म में लिखो, ऑर्डर लिखो या डिग्री लिखो, या पहले डिग्री लिख, जैसे मर्जी लिख लो। ग्रंथ, काफी लेट हो गए, क्या कर रहे थे? कुछ पी रहे थे? सो रहे थे? 10 बजे उठे हो तुम? क्यों इतनी लेट क्यों?
लंबी नींद लग गई तो कोई अब ये उम्मीद मत करो, अब तुम बड़े हो गई हो, मैच्योर इनफ है ना। मम्मा भी वर्किंग है बेटा। ऑर्डर 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 क्या हुआ इसमें, ऑर्डर और डिक्री में? नहीं हमारे सिचुएशन में क्यों? ऑर्डर मम्मी ने उठाया कि हमारी मम्मी सुबह 8 बजे से उठाने लगी है, जा कॉलेज जा, तो फिर कॉलेज जाना। आई डोंट लाइक दिस ऑर्डर। चलो लिखो फटाफट। ऑर्डर नहीं वो सब मैं ऑर्डर में कौन सा बोलूं आंसर बताइए। और आई डोंट लाइक दिस ऑर्डर। अच्छा समझ आ गया इतना। अच्छा एक चीज और याद रखना, मैंने आपको ये भी बताया था, एक चीज और मैंने आपको बताया था, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैप्पी नहीं हो तो आप काम मूव करोगे हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट से हैप्पी नहीं हो काम मूव करोगे सुप्रीम कोर्ट। ये पॉसिबल है किसके केस में? डिग्री के केस में। ऑर्डर के केस में तो अपील ही नहीं है, किसी केसेस में अपील लग भी जाती है तो सेकंड अपील कभी नहीं लगेगी। कुछ समझ आया नहीं आया? तो वो अपील हायर कोर्ट में लगेगी? किसमें? हायर कोर्ट में। अपील ऑलवेज इन हायर कोर्ट। अपील का मतलब ही पापा बात नहीं मानते तो दादाजी के पास जाते हो ना, बस। चाहे ऑर्डर की हो चाहे फिर डिग्री की हो। मम्मी नहीं मानती तो पापा के पास जाते हो ना। क्या नहीं समझ आया भाई? सुनो सुनो सुनो, मैंने क्या बोला? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है। एक डिग्री आई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, खुश नहीं हो काम मूव करोगे, इससे भी खुश नहीं हो काम मूव करोगे। लेकिन ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, ऑर्डर तो अपील ही नहीं कर सकते पहली चीज, और मैंने बोला एक्सेप्शन आर दियर, आर देयर, ठीक है। अगर बाय चांस आप ऑर्डर की भी अपील करने लग गए तो एक बार अपील हो जाएगी इससे, मतलब इसने ऑर्डर दिया, इससे अपील लग गई, लेकिन सेकंड अपील इज नॉट पॉसिबल, ये बोला मैंने। समझ में? एक चीज और, आपको ये भी पता होगा, पिटीशन का नाम सुना हाँ सुना है ना, है ना, कोर्ट पिटीशन, ठीक है। हाँ, तो एक चीज याद रखना हमेशा, डिक्री हमेशा किसके केस में मिलेगी? आपको सूट के केस में मिलेगी। जब आप क्या दिया है आपने, जब सिविल केसेस, डिक्री किस केस में मिलेगी? जब आपने सूट फाइल किया है। लेकिन जब आपने पिटीशन फाइल किया है, ठीक है, या डेली के डेली आपने क्या ऑर्डर आ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। कुछ समझ आया? उसको पिटीशन फाइल की है या कोई एप्लीकेशन फाइल की है कोर्ट में। पिटीशन का मतलब एक सिंपल सी बात है, रिट पिटीशन। रिट पिटीशन याद है? हबीज कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, नहीं तो पता? भी पढ़ गया हम तो यार। रुक जाओ, हाँ उनको याद होगा, तुम पढ़े थे हमसे, अच्छी बात है। नाम देखो सुनो, याद होगा फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स है। जब आपका वॉयलेट होता है आप 32 में किसके पास जाते हो? सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो, याद है? तो आप हबीज कॉर्पस तो लगाते हो, उसमें हबीज कॉर्पस में क्या, रिट पिटीशन का मतलब क्या होता है? आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हो और बोल रहे हो मेरा ये फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है। समझ में आई? तो वो रिट पिटीशन ही तो थी। समझ आई? तो उसका सुप्रीम कोर्ट क्या देती है? डिग्री नहीं देती आपको, क्या देगी? ऑर्डर देगी, ऑर्डर देगी। तो आपको वो डिग्री नहीं दे रही। यस और नो? क्लियर? चलो अब टेबुलर फॉर्म बनाओ फटाफट। बना दिया? सबसे पहले क्या लिखा है? ऑर्डर। सेकंड ब्लॉक में लिखो डिग्री। क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा ऑन टाइम रहा करो। अभी क्लास लगभग आधी क्लास निकल गई है, अब इनफैक्ट मोर देन हाफ, राइट? 45 अगर आपने 45 पे नहीं, शायद 55 पे किया है। चलो अब यहाँ पे लिख लो ऑर्डर, चलो लिख लो, और ऐसे लिखो डिग्री। सबसे पहले ऑर्डर कौन से सेक्शन में सबसे पहला होता है? हाँ, 2 क्लॉज 14, और ये है आपका सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2। अब सिर्फ ये नहीं लिखना है आपको, पेपर में क्या लिखोगे? ऑर्डर इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ सीपीसी 1908, ऐसे लिखते हैं पूरा। मैंने सिर्फ कीवर्ड लिखवाया है आपको, मैं सिर्फ कीवर्ड ही लिखवाऊंगी। हाँ, सेक्शन 240 2 क्लॉज 14 क्या लिखते हो? ऑफ सीपीसी 1908 है इसका ईयर। अच्छा, इसको भी सीपीसी को जब पेपर में लिखोगे तो सीपीसी नहीं लिखोगे, ठीक है? सेकंड पॉइंट लिखो। क्या? चलो चलो चलो,
इट इज पास्ड इन अ सूट, किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्डर लिख लो ना, लिखो इट इज पास्ड इन अ सूट made on the presentation of plaint, made on the presentation of plaint, comma application and petition, comma plaint, comma application and petition. डिक्री में लिखो इट इज पास्ड in a suit made on the presentation of plaint. मैम सूट का क्या मीनिंग पता है? मैं दोबारा बता। सूट मतलब क्या होता है? सूट सिविल में केसेस को सूट बोलते हैं, केस। ओके सिविल में सूट बोलते चलो सेकंड थर्ड पॉइंट लिखो, ऑर्डर मे बी और मे नॉट बी कंक्लूसिव। ऑर्डर मे बी और मे नॉट बी कंक्लूसिव, ऑर्डर फाइनल भी हो सकता है, फाइनल नहीं भी हो सकता। कंक्लूसिव डिक्री is always conclusive determination of the rights of the party, conclusive determination of the rights of the parties. ऑर्डर तो कितने भी हो सकते हैं ना, मैंने बोला एक प्रोसीडिंग में। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, बिल्कुल मतलब हर प्रोसीडिंग में ऑर्डर ऑर्डर तो आएगा ही आएगा। आज की डेट का ऑर्डर क्या है? जैसे तुम्हारी अटेंडेंस लगती है ना, ऐसे कोर्ट में हम लोगों की जब हम प्रेजेंट करते थे ना बीइंग एडवोकेट, तो हमारी अटेंडेंस लगती थी कि काउंसिल में ये आए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ऑर्डर में देयर कैन बी मेनी ऑर्डर्स इन अ सूट, देयर कैन बी मेनी ऑर्डर्स इन अ सूट डिक्री में लिखो देयर कैन बी ओनली वन डिक्री इन अ सूट। ब्रैकेट में लिखना however preliminary decree is allowed, preliminary decree is allowed। नेक्स्ट पॉइंट ऑर्डर में, नेक्स्ट लिखना ऑर्डर्स आर जनरली नॉट अपीलेबल, ऑर्डर में ना orders are generally not appealable until specifically provided by law, provided by law। डिक्री में लिखो डिक्री आर always appealable until specifically forbidden by law। Specifically forbidden by law। Last point, second, appeal of the orders are not possible, second appeal of the orders are not possible orders are not possible, पॉसिबल ही नहीं है, और इसमें लिखोगे सेकेंड अपील ऑफ द डिक्री इज पॉसिबल।
ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं क्रक्स बात करूं तो क्रक्स क्या है? पहला तो सेक्शन लिखोगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि भाई ऑर्डर पिटीशन के केस में, सूट के केस में, एप्लीकेशन के केस में हो सकता है, लेकिन डिक्री के केस में सिर्फ सूट में डिक्री होती है ना। अपीलेबल की बात करें तो ऑर्डर्स आर जनरली नॉट अपीलेबल, डिक्रीज आर अपीलेबल हायर कोर्ट में। सेकेंड अपील इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ ऑर्डर बट इट इज पॉसिबल इन द केस ऑफ, ठीक है। ऑर्डर्स कैन बी मैनी इन अ पर्टिकुलर सूट बट डिक्री कैन बी वन ओनली बट इट इंक्लूड्स दी प्रिलिमिनरी डिग्री एज वेल। यही होगा मेन डिफरेंस, ठीक है। तो बस ये चीजें आपको याद रखनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ इसलिए मैंने लिखवाया है अच्छे से ये, ठीक है। पेपर में आ सकता है ये, ऑर्डर और डिक्री में डिफरेंस बहुत बार आया है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो तो आपको मैक्सिमम पेपर्स में दिखेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आने के फिर से चांसेस है इसमें, वो है सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11, ठीक है। पहले हम करेंगे सेक्शन नंबर 11 जो कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ, बीच के सेक्शंस रह गए करवाऊंगी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा जिसका इंग्लिश मीनिंग है बार ऑन जुडिकाटा। किसने काटा? जुडी ने काटा, हाँ ये बढ़िया है। मेरे साथ था। डन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में तुम्हारे आने के बहुत चांसेस है, जो जो इंपॉर्टेंट चांसेस है मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बार का मतलब क्या होता है? स्टॉप लगाना। यहाँ बार का मतलब तुम्हारे लॉ में बार का मतलब होता है स्टॉप लगाना। हमारे वाला कौन सा बार में? अब तुम समझ जाओ भाई, बार मतलब बाहर, हाँ वेरी गुड, है ना, बाहर बार है ना ग्रंथ? बार बार बोल रही हूँ, मैं भी तो बार बार बोल रही हूँ, तुम क्या समझ गए? तुम्हारी सोच ही खराब है। आपने तो कुछ बोला ही नहीं कि आपने बोला ना तुम्हारे चलो। पास बार नहीं। बार का मतलब होता है स्टॉप। अब यहाँ पे स्टॉप ऑन सूट का मतलब क्या हुआ मैम? समझ नहीं आया। स्टॉप ऑन सूट मतलब सूट को रोक दो, रोक दे। कह रही है हाँ मैम रोक दो। क्यों रोक दे भाई? नहीं कुछ तो होगा इस वजह से रोक रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स से एक एग्जांपल लेती हूँ। केशव कहेगा मैम अपनी और मेरी लड़ाई करवाते रहते हो। कोई नहीं, के हैं दोनों। मैं तो इंटरप्रिटेशन है मुझे। हाँ बिल्कुल। केशव और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। वॉयलेट किया मैंने, मैं अपने आप को वॉयलेट करवाती हूँ, देख रहे हो, ठीक है। मैंने वॉयलेट किया, केशव ने स्यू किया। स्यू करने के बाद डिक्री लेट से इसके फेवर में आ गई। यहाँ तक क्लियर चल रहा है? एक बार डिक्री आ गई है, इसने एग्जीक्यूट करवा लिया, इसने मेरे से डैमेजेस भी ले लिए। लेट से कोर्ट ने कहा था 10 लाख रुपए देना, इसने ले लिए। समझ में आया? अब भाई साहब 10 लाख ले लिए, फिर क्या करते हैं? ये सोच रहे हैं अभी करकटडुमा कोर्ट में केस किया था, अब मैं एक काम करता हूँ 30,000 में जाके केस कर देता हूँ, वहां से मैं उनसे डैमेजेस मांग लूंगा, फीस वसूल लिया हमसे। है ना। मेरे से क्यों वसूलोगे? इंस्टीट्यूट वालों से वसूलो। चलो समझ आई? तो ये सोच रहा है अब मैं क्या करूँ। चलो अब चलो मैम, ये तो दिल्ली की बात है। स्मार्ट और निकला लड़का। लड़का क्या कहता है? मैम से दिल्ली में लिए थे पैसे, अब एक काम करता हूँ बैंगलोर में जाकर केस करता हूँ, हो सकता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट बैंगलोर में बना। तो कहता है मैम से बैंगलोर में पैसे मांगता हूँ। तो कोर्ट कहता है भाई नहीं, अगर केसेस एक बार डिसाइड हो गए सेम पार्टीज के बीच में, सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर अगर एक बार राइट डिसाइडेड हो गए हैं, अगर आप उस पर खुश नहीं हो तो आप अपील लगाओ ना। आपको मिल गया ना डैमेजेस जो आपने क्लेम करे थे, जब आपको मिल गए तो शांत होकर वो लेकर बैठो ना। इसी को कहा गया है स्टॉप ऑन सूट, बार ऑन सूट। नेक्स्ट सूट पे जब एक सूट ऑलरेडी सेम सब्जेक्ट मैटर का बिटवीन सेम पार्टीज डिसाइड हो गया है तो कोर्ट कहता है भाई अब आप केस नहीं कर सकते उस बंदे पर, आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हो। अब अपील होगी बस। अब सिर्फ आप क्या करो, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो उसको एग्जीक्यूट मत करवाओ ना, फिर आप पहले अपील लगाओगे। अब तुम्हारा मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था हम दोनों के बीच का, लेट से
है ना, कॉन्ट्रैक्ट था और मैंने जब वॉयलेट किया तो इसको 1 करोड़ का नुकसान हुआ। कोर्ट ने बोला कि खुशबू मैम केशव को देंगे 10 लाख रुपए। भाई साहब 10 लाख रुपए लेके बहुत खुश, इसने 10 लाख को एग्जीक्यूट करवा लिया और खुशबू मैम ने इसको 10 लाख भी दे दिया। अब क्या ये अपील लगा सकता है? नहीं भाई, अभी एग्जीक्यूशन, इसके पास 2 राइट है, या तो एग्जीक्यूट करवाएगा या अपील करवाएगा। अपील एग्जीक्यूशन से पहले करानी चाहिए। बिल्कुल, एग्जीक्यूट क्यों करवा रहे हो? अगर satisfaction- बिल्कुल, अब समझ आया, वही तो है उस तरीके से, लेकिन उसको डबल जियो पार्टी नहीं बोलेंगे, उधर डबल जियो पार्टी चलता था ये, कि एक बार आपको सजा मिल गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन क्रिमिनल लॉ में वर्ड यूज करते हैं, ये सिविल में नहीं यूज करेंगे। ठीक है, आया समझ? क्लियर? तो समझ आया डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, जिसको कहते हैं बार ऑन सूट्स का मतलब क्या होता है कि भाई वंस द केस इज डिसाइडेड, ठीक है, यू कैन नॉट सू द सेम पार्टी। अब लेट से मेरे और इसके बीच में था, अब मैंने जो इस हर्षित के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, मतलब दूसरा बंदा, तो मैम क्या मुझे हर्षित सू कर सकता है? Yes. हर्षित कर सकता है, अगर पार्टी चेंज हो जाए तो सू हो सकता है। या केशव ही, एक कॉन्ट्रैक्ट का डिसाइडेड हो गया, लेकिन केशव मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट किए थे, एक के राइट्स डिसाइडेड हो गए, इसके राइट डिसाइड नहीं हुए थे, तो इसके लिए कर सकता है सू? तो आंसर इज यस। मतलब अगर सब्जेक्ट मैटर चेंज हो जाता है तो सेम पार्टी के बीच में केस आ जाता है, वो एंटरटेन भी हो सकता है। अच्छा, ये वाला सेक्शन क्यों लगाया गया होगा? ये वाला सेक्शन क्यों बनाया गया होगा? सीपीसी में क्यों बनाया है? हाँ अभी मैम वो ऐसा ना कर पाए। हाँ। अगर एक बारी डिग्री आ गई तो केस एंड हो गया, क्वेश्चन एंड हो गया। एक बात बताओ, अब एक बंदे के बीच में एक सिंपल सी बात है, ये यहाँ से भी राइट ले रहा है, वहां से भी राइट ले रहा है, एक तो कोर्ट का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, हमारी पहले ही ओवरबर्डन जुडिशरी, उसको और ओवरबर्डन करेंगे। और मैं जब इसको एक बार कंपनसेशन दे चुकी हूँ, बार बार ही इसको कंपनसेट करती रहूंगी, मेरा भी तो इसमें क्या है, मनी लॉस होगा, ये दूसरे कोर्ट में जाएगा, मुझे स्यू करेगा, मेरे पास सामान आएगा, मेरे को भी तो प्लीडर हायर करना पड़ेगा, एडवोकेट, यस और नो, बिल्कुल। तो मेरा पैसा जाएगा ना। तो इन चीजों को एंड करने के लिए डॉक्ट्रिन बनाया गया कि वंस द केस इज डिसाइडेड यू कैन नॉट sue द सेम केस ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर टू द सेम पार्टीज। कुछ समझ आया? Yes, ma'am. पक्का यस मैम। इंपॉर्टेंट है, बार बार लिखो। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 11 है, पेपर में आ सकता है ये। लिखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा underlines the general principle that तुम्हारी एफएम की क्लास कितने बजे है? 2 बजे? 1 बजे? यहाँ पे क्लास मेरे साथ कितने बजे तक है? तब तक ही होगी फिर एक बार। द डॉक्ट्रिन, क्या बोला मैंने? The general principle That no one shall be twice vexed, VEXED, EX ED, EXED. for the same cause what the full same cause. cause full stop, according to the provision, according to this provision लिखना, according to this provision no court shall try any suit or issue which क्या लिखना? सूट और और इशू, which is मत लिखो, in which लिखो, in which the matter has Matter has directly
decided by the court इसके आगे लिखो कंडीशन ऑफ रेस जुडिकाटा। हाँ बिल्कुल, कंडीशंस क्या क्या जरूरी है। जो मैटर है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इनफॉर्मल, पहले वाले सूट में सेम इशू था, ये देखो लिख रही हूँ मैं, प्रायर इशू बिटवीन सेम पार्टीज के बीच में था। थर्ड इज पार्टीज लिटिगेटेड मतलब केस लड़ा है जो, ठीक है, लिटिगेटेड अंडर सेम टाइटल इन इशू इनफॉर्मल सूट, पहले वाले सूट में। अर्लियर कोर्ट वॉज कंपीटेंट, सबका मीनिंग बताती हूँ अभी, टू टेक टू ट्राई सच सूट लिटिगेटेड। हाँ समझ आया। अच्छा सुनना, कंडीशंस दिए हुए रेस जुडिकाटा के लिए। लुक हियर, एक मिनट छोड़ दो। मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इशू इन फॉर्मल, फॉर्मल मतलब होता है पहले वाले सूट में। जो मैटर आप लेकर जा रहे हो सेम मैटर है जो पहले वाले सूट में था, ठीक है। प्रायर इश्यूज बिटवीन द सेम पार्टीज भी सेम थी। आपने जो केस लड़ा था सेम टाइटल के अंदर, दिस वर्सेस दिस, खुशबू वर्सेस केशव, सेम टाइटल के अंदर। अर्लियर कोर्ट, अच्छा कोर्ट की कंपिटेंसी का मतलब क्या होता है। देखो हर कोई कोर्ट हर कोई केस नहीं ले सकता। जैसे कि यहाँ की प्रॉपर्टी है ना बेटा, तो वो आप करकटुमा कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। अगर ऐसा हुआ है, मतलब आपने, केशव ने क्या किया कि भाई जो हमारे बीच में इशू था वो यहाँ की प्रॉपर्टी को लेके था। अगर ये करकटुमा कोर्ट में केस लड़ा है, तो अगर मैं केस करती हूँ यहाँ की कोर्ट पे, तो उस पर रेस जुडिकाटा नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि वो तो केस कोर्ट कंपिटेंट ही नहीं था, वो कोर्ट ये केस ले ही नहीं सकता था यहाँ की प्रॉपर्टी का। एक बात मैं बताऊं, यहाँ की प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी जिसपे तुम बैठे हो, कोर्ट मतलब एरिया वाइज होता है क्या? कोर्ट एरिया वाइज होता है, कोर्ट की हमेशा ज्यूरिसडिक्शन, बिल्कुल सेम। इसको पढ़ाऊंगी अभी नेक्स्ट क्लास में, टॉपिक ज्यूरिसडिक्शन ही करवाऊंगी। कौन सा केस? उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं। जहां प्रॉपर्टी, सिविल मैटर में याद रखना, जहां प्रॉपर्टी लाए करती है,
जहां प्रॉपर्टी लाई करती है वहां की ज्यूरिसडिक्शन देखी जाती है। मैं चाहे लेट से मैं रहती हूँ लक्ष्मी नगर, ये भाई साहब रहते हैं यूपी में, प्रॉपर्टी या ये वाली प्रॉपर्टी है, इसके पीछे हम दोनों का कलेश चल रहा है, तो याद रखना ना मैं कड़कड़डुमा कोर्ट केस करूंगी, ना ही यूपी में कर सकता है। कहाँ केस होगा? यहाँ की ज्यूरिसडिक्शन में। अगर इसने यूपी के में मेरे को केस किया था और वहां ये जीत गया, तो मैं यहाँ दोबारा केस कर सकती हूँ सेम टाइटल पे। क्यों? क्योंकि इसने तो गलत गलत जगह केस किया था। लेकिन वो तो आप किसने किया? डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट ने केस किया, मैंने किया ना अपने, मैंने यूपी से किया है। नहीं लेकिन मैं थे ना नाम से यहाँ पे। तो मैं और ये दोनों में से कोई नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते। हम लोग कौन से केस में करेंगे? यहाँ पे कौन सा द्वारका कोर्ट लगता है आई गेस, है ना? तो द्वारका कोर्ट में चाहे मुझे केस करना हो चाहे इसे केस करना हो, हमें करना द्वारका कोर्ट में पड़ेगा। मैं कड़कड़डुमा या ये यूपी में नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो जाता तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी लाया करके बिल्कुल, जहाँ प्रॉपर्टी लाई कर रहा है कोर्ट केस कोर्ट केस ले लेता है कई बार। यूपी जैसे एरिया में आप पैसा चढ़ा दो, बाद में मजिस्ट्रेट क्या बोलता है? मजिस्ट्रेट भी तो पर्सन ही है एक, उसको जुरिस्डिक्शन नहीं समझ आई लेट से, उसने क्या बोल दिया कि भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रही जुरिस्डिक्शन, मैंने ले लिया केस, या ओवर बर्डन सी थी ले लिया केस। बाय चांस की बात है, हो सकता है ना, ही इज ऑल्सो पर्सन ना, वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, इट माइट बी प्रॉपर्टी ऐसे भी तो मतलब इसकी एग्जिस्टेंस ना पता हो कि कहां पर है, तो नियरेस्ट कोर्ट। पता ही नहीं कैसे। अब एक प्रॉपर्टी लाया करती है लेट से नजफगढ़ में, नजफगढ़ दिल्ली का पार्ट है ना, पता है? बट भी मतलब मैं कैसे समझाऊं, सोचना पड़ेगा। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी का कुछ, हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। एक प्रॉपर्टी आपको समझ ही नहीं आ रही कहाँ लाया कर रही है, तो उसके आसपास सबसे पहला कोर्ट जो पड़ेगा। नहीं समझ गई? ये एक प्रॉपर्टी लाया कर रही है ना, और एक है यहाँ पे द्वारका कोर्ट, और यहाँ पे थोड़ी दूर जाके रोहिणी कोर्ट। हमें पता नहीं चल रहा है इसकी जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट में आएगी इस कोर्ट में आएगी, तो डिस्टेंस देखेंगे, ये लेट से 5 किलोमीटर पे है, ये 10 किलोमीटर पे, तो इस कोर्ट में लेके जाएंगे। तो जो मेरा क्वेश्चन था ना वो समझ मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ गई हूँ, तुम कह रहे हो मैम समझ ही नहीं आ रहा कि वो प्रॉपर्टी लाई कहाँ कर रही है। कहीं तो लाई जमीन पे तो लाई करेगी ना, उससे पास वाला कोर्ट भी तो कोई होगा ना वहां पर, और कुछ नहीं बन सकता इसमें। ठीक है, लास्ट कहता है सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन समझ गए, सब्जेक्ट मैटर सेम होगा। डिस्टेंस सेम होगा नहीं, दिल्ली की बात करूँ तो 7 ही कोर्ट है हमारे पास बस। कौन कौन सा है? रोहिणी कोर्ट है, द्वारका कोर्ट है, ठीक है, कड़कड़डुमा कोर्ट है, पटियाला हाउस है, राउज एवेन्यू है, 30 हजारी है, हाई कोर्ट है, यही कोर्ट है हमारे पास, ज्यादा कोर्ट है ही नहीं हमारे पास। इनफैक्ट ये तो कुछ नहीं है, हाई कोर्ट दिल्ली में तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, दिल्ली में तो फिर भी आपको हाई कोर्ट दिख जाता है बहुत सारी। अब मैं बात करूं हरियाणा और पंजाब, उनका एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो एक ही होता है ना, हाई कोर्ट एक होता है। दिल्ली का तो फिर अच्छा दिल्ली सुनो, हाई कोर्ट। ये इंडिया गेट के पास हाँ, सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं है वहाँ। सुप्रीम कोर्ट तो मेट्रो स्टेशन ही सुप्रीम कोर्ट। प्रगति मैदान गए होगे भाई, यस यस। दिखता तो है। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन, एक और बनाओ, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा is based on public policy. तो आपने वर्ड लिखवाया था वेक्स, इसका मीनिंग है? बताती हूँ, एक मिनट पहले ही लिख लो। There should be end to litigation. Second is parties should not be harassed for same matter. Third is time of the court should not be wasted. And last is the rule of convenience.
एंड टू कि कोर्ट केस लिटिगेशन बोला जाता है उसको। रूल ऑफ कन्वीनियंस। हर्षित राखी मैम आ गई है। केशव ऑल गुड। इन लोगों को राखी मैम अच्छी लगती है ना घर? अच्छा न्यूट्रल है, नहीं बताऊं? बताऊंगी क्योंकि मैम ये दोनों लोगों को आप बहुत अच्छी लगती हो। क्यों भाई? अच्छा पहले करते। बेटा मैम के 2 बच्चे राखी मैम के। यार अच्छा क्या नहीं लगता? जो इंसान अच्छा लगेगा तो उसको अच्छा ही बोलोगे, है ना? हम ये थोड़ी बोल रहे हैं शादी करेंगे। बस देखा। वो बहुत गलत इरादे से तू सोच रहा है। भाई कोई इंसान सुंदर है तो यार बोलना चाहिए। ऑब्वियसली। ऐसा मैम उसकी क्या नाम है, कौन है वो, मोनालिसा। कितनी बॉलीवुड की हीरोइंस है जिनके बच्चे हैं सुंदर, तो बड़े बड़े हैं यार जिनके बच्चे हैं ना। सुंदर बोलती नहीं क्या हो? जैसे एक्ट्रेस रेखा, बहुत पुरानी एक्ट्रेस, भाई साहब मेरे को लगता है उनकी जवानी नहीं खत्म हो रही, है ना? शिल्पा शेट्टा कह रही हूँ, शिल्पा शेट्टी लगा लो यार, लगती नहीं वो भाई साहब गजब 30 के अंदर ही। मेंटेनेंस। मैं तो अपनी मम्मी को दिखाती हूँ, मेरी मम्मी की एज मेरी कितनी 55 है। हाँ ये सारी 50s की लाइन में आओ भाई वो साहब। सबसे फिट जो है ना वो तो मेरे को शिल्पा शेट्टी है। ज्यादा फिट कोई नहीं है उस एज में। नहीं मलाइका अरोड़ा भी है यार, उसको भी मत भूलो। उसके फेस पे दिख जाता है कि बुरी हो रही है। हाँ उसके फेस पे नहीं दिखता। यार खैर मेकअप का भी कमाल होता है, ये तो तुम लोग तो मेकअप फेस देखते हो ना इसलिए। मेकअप देखते हैं। चलो बस वापस आ जाओ, बस 1 मिनट का डाइवर्जन अच्छा होता है, उसके बाद वापस आते हैं। चलो पढ़ो एक बार। रूल ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस लिख लिया सबने ये? अच्छा इसमें मैंने क्या बताया आप लोगों को, एक सिंपल सी बात बोली है, ये समझ आ गया होगा कि हम चाहते हैं कि भाई लिटिगेशन केसेस को खत्म किया जाए। एक ही सब्जेक्ट मैटर को लेकर 10 जगह केस करोगे तो खत्म नहीं होगा। दूसरी पार्टी के ऊपर केस कर रहे हो, कहीं ना कहीं बार बार वो क्या हो रहा है, हरास हो रहा है, कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है। और ये कन्वीनियंस का रूल बनाए, एक बार जो चीज खत्म हो गई उसको खत्म करो ना, है ना कन्वीनियंस। जल्दी से एक बार सारा रीड करो जो आज करवाया, फिर SBI स्टार्ट करेंगे। ये वाला पूरा रेस जुडिकाटा आपका 11 चल रहा है अभी। अगर दोबारा केस जब वो करा आपने कहा था तो डिपेंडेंट जो है डिफेंडेंट दोबारा केस सब सेम सब्जेक्ट मैटर पे सेम पार्टीज के बीच में कर ही नहीं सकता। अच्छा आगे बोलो। हाँ बोलो बोलो, यही पूछना था। अपील करेगा ना जो डिपेंडेंट। हो सकता है अगर फ्रेंड के अगेंस्ट में दोनों का अपील दोनों कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों में से किसी के भी अगेंस्ट आ सकती है डिग्री। अगेंस्ट वाला करेगा ना। अगेंस्ट वाला करेगा तो भाई फ्रेंड हो सकता है अगेंस्ट। अच्छा एक चीज और याद रखना, जो बस पहले एक कर। जिसके फेवर में डिक्री आती है, जिसके फेवर में डिक्री आएगी उसको कहते हैं डिक्री होल्डर। मैं जीत गई, मैं डिक्री होल्डर। जो हार गया लूजर, उसको कहेंगे जजमेंट डेटर। क्या बोलेंगे? डेटर। जो तुम डेप्ट लिखते थे ना, टर लगा दो उसके पीछे। हम जब ये वाला पॉइंट लिखा है ये पब्लिक पॉलिसी, वो सारा किसके अंदर है? रेस जुडिकाटा के अंदर। ये 4 पॉइंट इसी के पब्लिक पॉलिसी के लिए। हाँ
ये क्या बताया जजमेंट लेटर मतलब? इसका उल्टा। अच्छा जिसके अगेंस्ट में आई है कंडीशन ऑफ जुडिकाटा में फर्स्ट पॉइंट करता हूं मैं फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है मैटर्स, अरे मैटर सब्जेक्ट मैटर, कलेश जिस चीज के बारे में है वो सेम ना 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 वो सेम है। आज जिस मैटर के लिए आप केस लेके जा रहे हो वो पहले ही डिसाइड हो चुका, फॉर्मर केस मतलब पहले वाले केस में सेम है। चलो डन, एक बार रीड कर लो, इसको डाउट है तो पूछो।